हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। टैगोर कॉलेज की तरफ से इस क्लासेस के अंदर अपने फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसका अपने आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इलास्टिसिटी होती क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि इलास्टिसिटी है वो क्या है कि किसी भी एक पदार्थ का यानी कि द्रव्य पदार्थों का क्या है, गुण है। वो आपके पास गुण किस तरीके से है कि यानी कि कोई भी आपके पास वस्तु है, किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने पर अगर आपके पास उसकी वस्तु की शेप में चेंज हो जाता है और वो फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास इलास्टिसिटी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन फोर्स इज, यानी कि इसका मतलब ये कि यदि अपने फोर्स हटा दिया किसी भी वस्तु के ऊपर, तब आपके पास क्या होता है कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, अपने इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी के अंदर देखिए होता है कि इसका एग्जांपल देखिए, गोल्फ बॉल के अंदर क्या होता है कि बॉल होती है, उसको आपने हिट किया, हिट करने के ऊपर उसके अंदर जैसे आपके पास उसके टक्कर होगी तो उसके बाद उसकी शेप, जैसे आपको उस पे हिट होने के बाद वो अपनी क्या है दूसरी स्थान पे जाएगी, तो वो अपनी शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगी। जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाया, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसकी शेप में थोड़ा बहुत चेंज है, उनके जो इंटरमोलिकुलर एटम्स है और उनके अंदर चेंज होता है, उनके बीच की लेंथ होती है वो चेंज होती है। उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि जैसे वो चेंज होगी तो आप जैसे वो फोर्स हटाओगे, ये स्टिक जैसे ही हटेगी आपके पास वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी। और दूसरा एग्जांपल है रबर बैंड का। रबर बैंड में क्या होता है कि आपने बैंड आपके पास इस पोजीशन में था, आपने इसको खींच करके इस तरीके का कर दिया। और इलास्टिसिटी लिमिट तक क्या होता है कि आपके पास जैसे इसको खींच करके जैसे छोड़ोगे वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। अगर इस वाली कंडीशन होती है तो उसको अपने बोलते हैं। आपके पास ऊपर बॉल भी इसी तरीके की होती है। तो यानी कि आपके पास इन एग्जांपलों से क्या समझ में आता है कि आपके पास यदि किसी भी वस्तु के ऊपर अपने फोर्स हटा लेते हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। यदि वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है तो उसको वो क्या कहलाती है, इलास्टिक कहलाती है, प्रत्यास्थ कहलाती है। इलास्टिक का मतलब यही होता है कि फोर्स हटाने पर आपके पास क्या हो जाता है, वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है। सेकंड आपके पास क्या है, इनइलास्टिक जो आपके पास बॉडी है। इनइलास्टिक बॉडी का मतलब यह है कि उसके ऊपर जब अपने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आती। जैसे आपके पास किसी भी बॉल के ऊपर आपने फोर्स लगाया और उसकी जो आपके पास शेप है वो हमेशा के लिए चेंज होगी, वो आपके पास हमेशा के लिए चेंज होगी। तो यानी कि अगर आप फोर्स हटाओगे भी तब भी वो आपके ऊपर क्या करेगा कि उसके ऊपर आपके पास फोर्स हटाने पर भी उसकी शेप में चेंज नहीं होगा। जैसे आपके पास ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर आपने एक बार जब उसको दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो आपके पास क्या होगी, उसकी वो हमेशा के लिए प्रेस रह जाएगी, उसके अंदर वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ सकती। दूसरा आपके पास क्ले है, क्ले के ऊपर जिस तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगाते जाएंगे उसकी शेप चेंज होती रहेगी लगातार। उसके अंदर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक बार आपने फोर्स लगा दिया तो उसकी पोजीशन हट जाएगी, उसके बाद उसमें वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। कई बार आपके पास इनइलास्टिक बॉल भी होती है, बॉल के अंदर क्या होता है, कई बार जोर से हिट करते हैं। जैसे अपने जो प्लास्टिक की बॉल आती है, कई जो नॉर्मल बॉल आती है, उनको एक बार कई बार जोर से प्रेस कर देते हैं तो वो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ पाते। इस प्रकार की बॉल क्या कहलाती है, इनइलास्टिक बॉल कहलाती है। जिसका अंदर एग्जांपल है क्ले है, क्ले के अंदर आपने कोई भी शेप बना लेते हैं, जैसे आपके पास उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो आप फोर्स हटाओगे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। इसी तरीके से ब्रेड है, तो इसके अंदर आपके पास इनइलास्टिक यानी कि अप्रत्यास्थता के गुण को अपने किस तरीके से दिखाते हैं कि आपके पास वो आपके पास एक्चुअल पोजीशन में नहीं आ पाती। उसके बाद है कि आपके पास इलास्टिक है या इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर अपने बात करते हैं। कोलिजन के अंदर क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाया है तो वो वापस अपने पास उतना ही फोर्स आपके पास जैसे हटाया तो वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है। या आपके पास इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, या आपने कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस नहीं होता। अगर आपके पास दो प्रकार की कोलिजन है, दो प्रकार की टकरे हैं जिनके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि वास्तव में उनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या आपने कह सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो इक्वल हो रहा है और एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो इस तरीके की कंडीशन में अपने क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। इलास्टिक कोलिजन लॉसेस नो एनर्जी, यानी कि आपके पास जैसी कोई भी बॉल थी, यहां से आपने पास मान लीजिए इसकी हाइट ये m मास था, इसकी यहां से ऊंचाई s थी, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है
mgh, और यहां से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी, यहां पर आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी सारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर? हाफ mv² इज इक्वल टू, यानी कि जो mgh थी वो h बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, सारी की सारी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। अब आपके पास क्या होगा, जैसे ये यहां से टकराई तो इसके अंदर आपने यहां पर फोर्स लगाया इतना ही यहां पर, तो वापस भी इसकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई? हाफ mv²। यहां पर इसकी जब पहले बॉल टकराई थी तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv² थी, और अब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। ये हाफ mv² के कारण कहां तक पहुंच जाती है? अपनी एक्चुअल साइज तक, अपनी एक्चुअल हाइट तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी भी बॉल को अपने गिराते हैं तो अगर वो टकराने के बाद उसी हाइट पर वापस पहुंच जाती है, जिस जहां से आपके पास टकराई थी उसी हाइट के ऊपर वापस पहुंच जाती है, तो वो आपके पास क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। अपने ये देखते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को अपने mgh एनर्जी दी, h हाइट के ऊपर थी, mgh एनर्जी उसको दे दी, इस mgh एनर्जी के कारण वो यहाँ पर नीचे आएगी और वापस टकरा करके अगर उतनी हाइट तक वापस आ जाती है तो अपने कहते हैं कि वो इलास्टिक कोलिजन थी, या अपने पास इलास्टिक थी। यानी कि यहाँ पर बॉल भी इलास्टिक थी, कोलिजन भी क्या थी? इलास्टिक। यदि यहाँ पर टकरा करके वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन तक आ जाती है तो। दूसरा आपने क्या करते हैं कि जो नॉर्मल बॉल होती है अपनी इस हाइट से आपने छोड़ी, h हाइट से, m मास की थी, यहां पर जैसे ही वो टकरा करके वापस आई तो वो आपके पास इसी हाइट तक पहुंच पाई। तो देखिए ये इतनी एनर्जी का लॉस हो गया। ये आपके पास h1 मान लीजिए, ये आपके पास h2 मान लीजिए, तो जो h2 माइनस h1 हुआ है इतनी एनर्जी का लॉस हो गया, mgh2 माइनस h1, इतनी एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। कैसे? कि आपने यहां से इतनी एनर्जी इस बॉल को दी, इतनी एनर्जी देने के बाद ये यहां पर पहुंची, यहां से पहुंचने के बाद वापस अपनी एनर्जी कितनी गेन कर पाई? mgh1 कर पाई। तो यहां पर जो आपके पास एनर्जी गेन की है इसने, वो अपनी एक्चुअल एनर्जी से कम है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है? एनर्जी लॉस हुआ है। एनर्जी लॉस हुआ है। एनर्जी लॉस होने के कारण आपके पास इसको क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। या कहते हैं कि अपने इलास्टिक बॉल नहीं, अपने नॉर्मली जो लाइफ के अंदर देखते हैं वो आपके पास इलास्टिक होती है। इलास्टिक आपके पास बहुत रेयर चांसेस में मिलती है आपको, या कह सकते हैं कि जिसके अंदर आपके पास इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो आपके पास ज्यादा अपनी हाइट गेन कर पाएगी, जिसके अंदर इलास्टिसिटी कम होगी वो अपनी हाइट कम गेन कर पाएगी। मतलब एनर्जी लॉसेज हो रहा है। एनर्जी लॉस कहां से पता लग रहा है? अपने पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपने mgh के द्वारा ले रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही है हाफ mv² के उसकी वेलोसिटी के कारण। उसके बाद देखिए एक एनइलास्टिक स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई भी स्प्रिंग आपने लगाया, उसके ऊपर आपने लगाया फोर्स, फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए कितनी इंक्रीज होगी? x के द्वारा। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था उस डायरेक्शन में उसकी लेंथ होगी इंक्रीज। अब यहां से यहां तक इसके अंदर क्या हो गया? एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी आपके पास स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे उसको छोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी? वो वापस अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण उसको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। अब कई बार अपने स्प्रिंग को किसी भी चीज से बांध करके ऐसे छोड़ दिए तो उसके अंदर ऑक्सीलेशन होने लग जाते हैं। तो वो आपके पास किसके कारण होते हैं? इसके अंदर स्टोर एनर्जी के कारण होते हैं। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि आपके पास जैसे स्प्रिंग के ऊपर आपने बल लगाया तो वो बल किसमें स्टोर हो गया? स्प्रिंग के अंदर। वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे, एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, तो इस जैसे आपके पास यहां पर है, आपने यहां पर फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ, ये वस्तु यहां पर आ गई, तो यहां से यहां तक लाने में इतनी एनर्जी उसके पास स्टोर हो चुकी है, और वो आपने जो एनर्जी लगाई है वो आपके पास क्या करेंगे? उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो जो आपने फोर्स लगाया था वो उसके अंदर किस रूप में स्टोर हो गया? उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। उसकी वैल्यू क्या आती है? F इज इक्वल टू माइनस की एक्स। माइनस इसलिए आया कि जो आपके पास स्टोर हो रहा है वो उस डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। एनर्जी को जैसे आप यहां तक ले आए स्प्रिंग को, सॉरी, यहां से वापस जैसे इसको छोड़ोगे तो वो अपनी कहां पर जाएगी? ऊपर की तरफ। आपने डिस्प्लेसमेंट दिया था इसकी तरफ, फोर्स लग रहा है वापस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास कौन सी डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो F इज इक्वल टू के एस। के यहां पर क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। के स्प्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग एक्स आपके पास क्या होता है? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है, एफ आपने जो फोर्स लगाया था।
तो आपके पास जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगाया था इलास्टिक यदि आपके पास होगी तो जो आपके पास स्ट्रेन होगा वो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी। पहले ये यहाँ पर थी, अब इतना ऊपर चली जाएगी। आपके पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उससे एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो इस तरीके से आपके पास वो क्या होगा, ऑक्सीलेशन करती रहेगी अगर वो इलास्टिक है। तो जितना फोर्स लगाया था उसके अंदर आपने जितना एक्सटर्नल फोर्स दिया था वो एक्सटर्नल फोर्सेस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। अगर आपके पास इलास्टिक है तो सारा का सारा F होगा, वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू kx होगा। कहां तक होगा, इलास्टिसिटी लिमिट तक ही होगा। यानी कि कोई भी स्प्रिंग है तो आपके पास क्या होगा, अगर उसको स्ट्रेच किया जाता है तो आपके पास उसके अंदर जो परिवर्तन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, वो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, F की जो आपने फोर्स अप्लाई किया है। जो आपने फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर आपके पास जो एक्सटर्नल लेंथ आ रही है वो आपके पास उसी के ऊपर आती रहती है। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, F इज इक्वल टू माइनस kx। उसके बाद देखिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि आपने किसी भी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया या किसी भी मास के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो, यानी कि उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है F, वो इसके प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन ये कहां तक होता है, इलास्टिसिटी लिमिट तक। इलास्टिसिटी लिमिट तक क्या होता है कि आपके पास यहां पर देखिए कि जैसे आपने ये m मास लटका रखा है स्प्रिंग से, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा है m, आपने क्या इसको थोड़ा सा ऊपर लगा करके छोड़ दिया। ऊपर ले जाकर छोड़ने के पास इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी यानी कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और ये क्या करने लग जाएगी, ऑक्सीलेशन करने लग जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर जितना आपने फोर्स लगाया वो F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस kx। यहाँ से k की वैल्यू निकाले तो F अपॉन में x आता है, F अपॉन में x। यानी कि आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे यानी कि फोर्स में चेंज करोगे उतना ज्यादा आपके पास किसमें होगा, उसकी लेंथ में या आपके पास चेंज होगा। यहां पर जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k, इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के मेटल के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है, F अपॉन में x, यानी कि डेल्टा F। डेल्टा F का मतलब कि फोर्स आपने कितना परिवर्तित किया, कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, उसके कारण कितना आपके पास चेंज हुआ, चेंज यानी कि डिफॉर्मेशन हुआ, वो आपके पास किसके बराबर होता है, k के बाद। k क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो आपके पास हुक्स लॉ क्या कहलाता है कि कोई किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं अपने तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, उसमें जो बल रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। कहां तक होता है, इलास्टिसिटी लिमिट तक होता है। इलास्टिसिटी लिमिट के बाद ये काम नहीं करता, तो इसलिए हुक्स लॉ होता है वो कहां तक लगता है, इलास्टिसिटी लिमिट तक लगता है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट k इज द मेजर ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट k ये क्या डिफाइन करता है, ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। इलास्टिसिटी को किस तरीके से डिफाइन करता है, यदि k की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यानी कि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना उतना ये आपके पास लगातार यानी कि ये एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा। मेन आपके पास जो यहाँ पर आता है वो क्या आता है, एनर्जी वाला होता है। एनर्जी अगर आपके पास लॉस नहीं कर रहे होते तो आपके पास यहाँ पर किस तरीके का होता है, वो इलास्टिसिटी को डिफाइन कर रहा होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि आप किस तरीके से एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं और कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस रेफर टू द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि आपने जैसे फोर्स लगाया उसकी आकृति में चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन को विकृति। यानी कि किसी भी वस्तु की शेप में चेंज हुआ, उसके आकार में जो भी चेंज हुआ उसका कारण क्या होता है, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। एंड जो स्ट्रेन इज रेफर टू द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि स्ट्रेन होता है आपके पास विकृति, वो क्या करता है कि जो डिफॉर्मेशन हुआ था, परिवर्तन हुआ था, उसके प्रभाव को दर्शाती है। विकृति क्या दर्शाती है, परिवर्तन के प्रभाव को, परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाती है। जबकि आपके पास यहाँ पे प्रतिबल होता है, वो क्या करता है, इस परिवर्तन के कारण, जबकि प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है वो आपके पास परिवर्तन का कारण होता है। यानी कि जो भी उसके शेप में चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस का रीजन कौन होता है, स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है।
अब देखिए आपके पास द डाउनवर्ड फोर्स इज F इज कोज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट X, यानी कि नीचे की तरफ अपने फोर्स F लगा रहे हैं, वो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट आपके कितना आ रहा है X। तो इस डिस्प्लेसमेंट का रीजन कौन सा है, ये F। और आपके पास जो स्ट्रेस होता है वो आपके पास क्या है, प्रतिबल, यानी कि एक प्रकार का क्या है, बल है। और स्ट्रेन है वो आपके पास क्या है, एनालोगेशन है आपके पास, यानी कि उसकी जो इफेक्ट है डिफॉर्मेशन का, यानी कि उसके अंदर यह परिवर्तन का प्रभाव है, कितने उसके अंदर चेंजेस आया, कितना चेंजेस आया वो तो है स्ट्रेन। किस प्रकार का चेंजेस है, वो भी स्ट्रेन। किसके कारण आया, वो कोई भी अपने फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसके कारण आया था। स्ट्रेस आपके पास क्या है, एक प्रकार का इफेक्ट है, यानी कि बल है, उसके ऊपर अप्लाई करने वाला फोर्सेज है। और स्ट्रेन है उसका परिणाम है, यानी कि उसके फोर्स लगाने पर उसमें कितना चेंजेज आया। फोर्स लगाने पर जो चेंजेज आएंगे उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं विकृति, यानी कि स्ट्रेन। जो चेंजेस है उसकी शेप में, बॉडी की शेप में कितना चेंजेस हो रहा है, यानी कि कोई भी अपने एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रहे हैं, उस फोर्सेज के कारण किसी भी वस्तु की शेप में कितना चेंजेस हो रहा है, उसकी शेप में कितना चेंजेस हो रहा है, उसके कारण आपके पास क्या कहता है, वो आपके पास स्ट्रेन कहलाता है। किसके कारण होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉज और स्ट्रेन इज इफेक्ट, यानी कि ये आपके पास प्रभाव को दर्शाएगी, ये आपके पास कारण होता है। तो यहां पर आपके पास जैसे ये वाला बल लगाया था, बल के कारण ये बल तो क्या है, स्ट्रेस है, ये तो तनाव पैदा कर रहा है, किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। इस तनाव के कारण हुआ क्या, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन तो आपके पास x है और फोर्सेज आपके पास F है, यानी कि स्ट्रेस आपके पास क्या है, F। यहां तक आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गए। कल अपने इनके स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेन के टाइप पढ़ेंगे। और आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।